हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग प्रतिदिन आपके लिए 2 वीडियो, एक जीएस का और एक हिंदी का लेकर आते हैं। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, हम लोग प्रतिदिन आपके लिए 2 वीडियो लेकर आएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल आर्मी, रिपब्लिकन पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक या सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया, महात्मा गांधी जी के मतभेद के कारण, इन्होंने महात्मा गांधी जी से इनके मत थोड़ा भिन्न थे। हालांकि दोनों लोगों का मिशन, जो अंतिम लक्ष्य था, वो भारत की स्वतंत्रता ही थी अंग्रेज़ों से, परंतु उनके विचार थोड़ा सा अलग थे, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया। और इस्तीफ़ा देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लीजिए। पूछ रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण ने, एमजी रनाडे ने या केशव चंद्र सेन ने। तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। और रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, इन्हीं के नाम पर ही स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों कि चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। जब जलालुद्दीन चंगेज खान से भागते हुए भारत की सीमाओं में दाखिल हो गया, उस समय भारत का शासक कौन था, या किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत की सीमाओं पर या भारत पर आक्रमण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, इल्तुतमिश के समय, बलबन के समय या नसीरुद्दीन खुसरो के समय। तो चंगेज खान ने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय जो भारत का शासक था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश उस समय भारत का शासक हुआ करता था। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। अगर सत्यमेव जयते की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। पूछा गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है, मत्स्य पुराण से लिया गया है, भागवत गीता से लिया गया है या मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है चारों वेदों में। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और एक यजुर्वेद, ये 4 वेद होते हैं। और इन चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद है। अगला और 5वां नंबर प्रश्न है साथियों कि जैमिनी राय ने कला की किस क्षेत्र में नाम करा है। क्षमा करें, यहाँ कला होगा। कला की किस क्षेत्र में जैमिनी राय ने अपना नाम कमाया। मूर्ति कला में, संगीत कला में, चित्रकला में या नाटक कला में। तो जैमिनी राय की बात करें तो जैमिनी राय जो थे ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैमिनी राय चित्रकला। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों। छठा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो थी, ये इसका निर्माण किस नदी पर हुआ था। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो थी, इसका जो निर्माण किया गया था ये किस नदी पर किया गया था। सतलज नदी पर, दामोदर नदी पर, महानदी पर या गोदावरी नदी पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दामोदर नदी। दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना का निर्माण किया गया था। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है कि कई सारे उद्देश्य लेकर चले, जैसे उसी परियोजना से बिजली का भी निर्माण हो नदी के पानी से,
उसी परियोजना से सिंचाई का भी हो तथा अन्य कई भी कार्य उस परियोजना से हो, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय से ही स्पष्ट है, इस शब्द से स्पष्ट है कि जिसके बहुत सारे उद्देश्य हों, जिस परियोजना के कई सारे उद्देश्य हों, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अगला और 7वां नंबर प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी को, गोदावरी नदी को, महानदी को या कावेरी नदी को? तो इसका सही उत्तर अगर देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है ये दक्षिण की गंगा कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न साथियों अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है साथियों, नोटबंदी का उद्देश्य क्या होता है? नोटबंदी की जाती है तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका कारण क्या होता है? ऐसे नहीं नोटबंदी कर दी जाती है, इसका कोई कारण होता है। तो इसमें आपसे पूछा गया कि नोटबंदी का कारण क्या होता है? काले धन को अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा में लाना, नकली मुद्रा पर रोक लगाना या आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना या उपरोक्त सभी। तो अगर नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये उपरोक्त तीनों होते हैं। ये नोटबंदी के मुख्य उद्देश्य होते हैं काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, नकली मुद्रा पर रोक लगाना और आतंकी गतिविधियों के लिए जो फंडिंग की जाती है उस पर भी रोक लगाने के लिए नोटबंदी की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की अगर बात करें तो पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1935 में, 1969 में, 1949 में या 1980 में? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1935 की एक महत्वपूर्ण घटना आपको याद होगी, 1935 भारत शासन अधिनियम, ये याद रखना है। और 1949 भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? सबसे अधिक कर कौन सा क्षेत्र देता है भारत में? कृषि का क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र या सेवा क्षेत्र? तो अगर भारत की बात करें, भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जो कर का भुगतान करता है यह सेवा क्षेत्र करता है। सेवा क्षेत्र जो है भारत में सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों कि विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? विधानसभा एवं विधान परिषद की अगर बात करें तो इसके वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? 1 अधिवेशन, 2 अधिवेशन, 3 अधिवेशन, 4 अधिवेशन? यहाँ कम से कम की बात की गई है तो कम से कम 2 अधिवेशन होना एक वर्ष में अनिवार्य है। केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है और विधानसभा सभी राज्यों में है, परंतु विधान परिषद की अगर बात करें तो ये अभी तक केवल 6 राज्यों में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा एवं विधान परिषद के एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना अनिवार्य है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों कि राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों प्रधानमंत्री। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सांसदों का नामांकन किया जाता है ये नियम किस देश से लिया गया था या किस देश के संविधान से लिया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका से,
आयरलैंड के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका से या फ्रांस से। तो अगर इसकी बात करें कि राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया जाता है, ये नियम या ये परंपरा किस देश के संविधान से ली गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो है ये लिया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आयरलैंड। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों कि संविधान की व्याख्या कौन करता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, स्टार लगा लीजिए। पूछ रहा है कि संविधान की व्याख्या कौन करता है, विधानमंडल करता है, कार्यपालिका करता है, न्यायपालिका करता है या राष्ट्रपति करता है। तो संविधान की व्याख्या जो करता है वो न्यायपालिका करता है। न्यायपालिका के पास ये शक्तियाँ हैं कि वो संविधान की जो व्याख्या कर सकता है, और अंतिम रूप से जो संविधान की व्याख्या की शक्तियाँ जिसमें निहित हैं वो न्यायपालिका ही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों न्यायपालिका। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है कि पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है। बिल क्लिंटन, आई.के. गुजराल, बिल गेट्स या टी.एन. शेषन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं, उन्होंने द रोड अहेड नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों बिल गेट्स। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक गेम्स जो कराए जाते हैं, ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय कहाँ है। लियोनेस में है, जेनेवा में है, लोसाने में है या बर्न में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो लोसाने में है। तो लोसाने इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों कि चेतना ऊतक के नाम से जाना जाने वाला ऊतक कौन सा है। चेतना ऊतक के नाम से जाना जाने वाला ऊतक कौन सा है। तंत्रिका, उपकला, पेशी या ये सभी। चेतना ऊतक की बात करें तो चेतना ऊतक के रूप में किस ऊतक को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों तंत्रिका ऊतक को। तंत्रिका ऊतक जो है इसे चेतना ऊतक के रूप में जाना जाता है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान की अगर बात करें तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, इसमें पूछा गया है 6.3, 6.6, 6.9 या 7.0। तो शुद्ध जल के पीएच मान की अगर बात करें तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7.0 होता है। अगला और 19 नंबर प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष एक इकाई है, सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दूरी की इकाई है, समय की इकाई है, प्रकाश तीव्रता की इकाई है या इन सभी की इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों दूरी की। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई मानी जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों कि उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल नगर किस नगर में स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखें तो उत्तर प्रदेश में जो है ये पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है। आगरा में, कानपुर में, बलरामपुर में या इलाहाबाद में। तो उत्तर प्रदेश पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल की अगर बात करें तो ये आगरा में स्थित है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों आगरा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।